आज हम करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारा वर्तनी व्यवस्था। वर्तनी व्यवस्था। वर्तनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? वर्तनी क्या होती है? हाँ जी रितेश बोलिए। हाँ जी, स्पेलिंग वेरी गुड। स्पेलिंग। देखिए बेटा, बुक खोलिए। बुक चैप्टर रीडिंग लगा रही हूँ मैं। जहां भी जरूरत होगी मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। पार्ट 5 वर्तनी व्यवस्था। अभी ठीक है बेटा? गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा मेरी तो वही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। गुड मॉर्निंग। आप कर लो बेटा, जो बोल रहा था कौन सा बच्चा था। अभी बुक देखिए, बुक खोलिए बेटा। बेटा एक दो दिन में मैं नोट हाँ जी, एक दो दिन में मैं नोटबुक चेक करने वाली हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास में ही। दोनों नोटबुक दोनों नोटबुक अपनी ग्रामर भी और आपकी रीडर भी दोनों कंप्लीट करेंगे। 2 दिन दे रही हूँ मैं आपको। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे को मैं चेक करूंगी आपकी नोटबुक। हाँ, भारत की खोज का एक चैप्टर तो बेटा पहले लास्ट मंथ में हुआ था ना, वो तो यस बेटा, यस एक ही हुआ है। हाँ हनी बोलो। पिछली बार आदेश आप बोलो। ऑनलाइन यहीं पे आप कैमरा करोगे सामने नोटबुक के, और मैं आपकी नोटबुक देखूंगी। भारत की खोज का। हाँ बेटा 10 ही क्वेश्चन है। भारत की खोज चैप्टर फर्स्ट 10 क्वेश्चन। अभी चलिए बेटा पढ़ाई शुरू करते हैं हम। हाँ मुकुल बोलो। हाँ बेटा 10 से 1 बजे तक बुक वाला आता है। अभी मैं आज या कल में ग्रुप बना लूंगी आपका। जो भी टीचर, जिस टीचर के अंडर में हो आप, वो ग्रुप बनाएंगे और आपको मैसेज दे देंगे, बुक वाले के नंबर भी दे देंगे। अभी अगर किसी को अर्जेंट है तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बुक वाले के नंबर भेज दूंगी। अभी देखिए, बुक देखिए बेटा। प्राय 5 चैप्टर की रीडिंग लगा रही हूं मैं। प्राय देखा गया है कि भाषा के अशुद्ध मौखिक प्रयोग के कारण उसके लिखित रूप में भी अशुद्धता आ जाती है। इस लाइन का मतलब ये है बेटा, जब हम किसी भी चीज शब्द का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो हमारी होती है वो करते हैं, अगर हम बोलेंगे गलत तो हम लिखेंगे भी गलत। पहली लाइन हमारी यही बता रही है कि अगर हम किसी शब्द का उच्चारण गलत करते हैं तो हम उसे लिखते भी गलत ही है। इसकी अशुद्धता की और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्याकरण की जानकारी ना होना, मानक रूप की जानकारी न होना, क्षेत्रीय प्रभाव का होना, और लिखते समय असावधानी का प्रयोग। अब 4 बातें आई है बेटा सामने, जिसके कारण हम जो है अशुद्ध रूप से लिखते हैं। कौन कौन सी? एक तो हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होती। पहला पॉइंट क्या आता है?
व्याकरण की जानकारी ना होना। सेकंड पॉइंट आता है मानक रूप की जानकारी ना होना। थर्ड पॉइंट आता है क्षेत्रीय प्रभाव का होना। और फोर्थ पॉइंट आ रहा है आपका लिखते समय असावधानी। अभी बेटा ये 4 पॉइंट है जिसके कारण जो है हमारी लेखन प्रक्रिया में जो है हमसे मिस्टेक होती है, गलतियां होती है। अब सबसे पहला आ रहा है व्याकरण की जानकारी न होना। अब व्याकरण की जानकारी में क्या क्या आता है बेटा कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम किसी शब्द को बोल रहे हैं, मान लो मैं बोल रही हूँ रात, रात शब्द बोल रही हूँ, अगर आपको यही नहीं पता कि रात शब्द जो है संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या एक वचन है, बहुवचन है, अगर उस शब्द के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप उसको लिखने में जरूर गलती करेंगे। ये बात आती है आपकी व्याकरण की जानकारी ना होना। सेकंड पॉइंट आता है मानक रूप की जानकारी ना होना। मानक रूप होता है माना हुआ। अभी आप देखोगे बेटा कि जैसे कि पहले जब हम श्रीमती लिखते थे, श्रीमती लिखते थे हम ऐसे लिखते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद बेटा क्या हुआ कि इसका रूप बदल दिया गया है। अब ये गलत हो गया, अब इसको मान्यता मिल गई है बड़ी ई की मात्रा। ये मानक रूप है और ये पहले वाला था प्रचलित, जो पहले प्रचलित था। ठीक है, अब ये मानक रूप है, अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये मानक रूप है तो हम इसी को ही लिखेंगे। तो मानक रूप की जानकारी न होना, इसके कारण भी हमारी लेखन में जो है अशुद्धता आती है। थर्ड आता है क्षेत्रीय प्रभाव का होना। अब क्षेत्रीय प्रभाव क्या होता है कि क्षेत्र के अनुसार आपने सुना होगा कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं, बोली कहते हैं। तो जब हम क्या बोलते हैं कि किसी भी क्षेत्र के प्रभाव में किसी शब्दों का उच्चारण, वाक्यों का उच्चारण करते हैं तो वो हमारा वाक्य या शब्द हमारा क्या होता है, रॉन्ग होता है, गलत होता है। जैसे कि अभी हम बोलते हैं, बहुत सारे हम बोलते हैं स्टेशन, स्कूल बोलते हैं ना, तो अगर हम इसी तरह बोलेंगे तो हमारे लिखने में भी गलतियां होगी। नैतिक, माइक ऑफ रखो बेटा। तो हमारे क्या होता है कि जिस तरह से हम बोलते हैं लिखते वैसे, अगर हम स्कूल बोलेंगे तो स्कूल लिखेंगे, अगर स्कूल, स्त्री, ये इस तरह से अगर हम उच्चारण करते हैं तो हम सही उच्चारण करेंगे तो हमारी लेखन प्रक्रिया भी सही होगी। अगर हम गलत उच्चारण करेंगे तो हमारी लेखन प्रक्रिया भी जो है गलत होगी। ये होता है क्षेत्रीय प्रभाव का होना। ठीक है, अगला आता है लिखते समय असावधानी। अब लिखते समय असावधानी क्या होती है, जैसे कई बार हम बै को भय लिख देते हैं, बाहर को बाहर लिख देते हैं, ये हम ध्यान नहीं रखते। मतलब कि लिखते समय हमें पता है लेकिन लिखते समय हम जल्दबाजी में जो है उसको गलत लिख देते हैं जल्दी में, तो वो होता है हमारा लिखते समय असावधानी। तो ये 4 पॉइंट थे बेटा जिसके कारण जो है हमारी लेखन प्रक्रिया में जो है गलतियां आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुक में देखिए अभी क्षेत्रीय प्रभाव यही होता है बेटा, क्षेत्र के अनुसार। जैसे कि अभी आप फॉरेन में जाओगे या आप अच्छी सिटीज में जाओगे तो वहां पर आपको कोई भी स्कूल बोलता हुआ नहीं दिखता। जैसे अच्छे सिटीज जो होते हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों में आपका उच्चारण भी जो है बहुत सही मिलता है। और जैसे जैसे हम गाँव की तरफ आते हैं, क्षेत्र जो छोटे क्षेत्र होते हैं उनकी तरफ आते हैं, तो हमारा जो उच्चारण होता है वो भी गलत होता है। तो वही प्रभाव पड़ता है हमारे क्षेत्रीय प्रभाव का। जैसे अभी आप स्कूल, ये शहरों में आप अगर जाते हो तो कोई भी आपको ऐसे बोलता हुआ नहीं दिखेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज्यादा बोलते हैं, स्कूल, स्टेशन बोलते हैं ना बेटा,
तो यही होता है कि जो हमारे पहले वाले लोग जो होते हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, वो गांव की साइड ज्यादा होते हैं, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में, तो उसी के आधार पर वो उच्चार बोलते हैं और वो उसी के आधार वैसे ही उनका लेखन भी करते हैं। यही होता है हमारा क्षेत्रीय प्रभाव का। हाँ जी बेटा, ग्रामर का 5th चैप्टर अभी आपकी बुक बुक दिख रही है, ये वाली बुक है आपकी, देखिए। हाँ, इसी का 5th चैप्टर पढ़ा रही हूँ। देखिए चैप्टर ये रहा। ओके, अभी देखिए बेटा, अगला हमारा आता है शुद्ध वर्तनी के नियम, कि हमें क्या क्या रूल हमें बताते हैं हमें शुद्ध लिखने के लिए। सबसे पहला आ रहा है संयुक्ताक्षर निर्माण। जहां पर दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों का संयोग हो, वहां संयुक्ताक्षर का निर्माण होता है। संयुक्ताक्षर के निर्माण की विधि निम्न प्रकार की है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है, उसका संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाता है। अब यहाँ पर बेटा एक चीज ये दे रखी है कि जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में हमारे जो वर्ण है वो उनका सभी का आकार अलग अलग है, अलग अलग तरह की उनकी बनावट है, आकार है, ठीक है। तो हर हमारे वर्ण की उनको स्वर रहित बनाने के लिए उनकी अलग अलग तरह से उनको हम वो करते हैं। जैसे कि अभी कई हमारे वर्ण होते हैं जिनमें पूरी खड़ी पाई होती है, ठीक है। कई होते हैं जिनमें 1/4 पाई होती है। कई होते हैं जिनमें घुंडी होती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह के होते हैं ना। तो ये 3 तरह के हमारे वर्ण हैं जिनको हम स्वर रहित बनाने के लिए क्या करते हैं, खड़ी पाई वालों में खड़ी पाई हटा देते हैं, 1/4 जिनमें होती है इसको हटा देते हैं, 1/4 जिसमें पाई होती है उसमें हलंत लगा देते हैं, और जो हमारे घुंडी वाले वर्ण होते हैं उनकी हम घुंडी को आधा कर देते हैं। जैसे पूरा के हमारे क्या होते हैं, ऐसे होता है। जब हम इनको आधा करेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे, ये जो मुड़ी हुई है इसको हम हटा देते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा, इन 3 तरह के ही हमारी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। इनको मैंने आपको बताया खड़ी पाई में खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे कि अभी आप ये लगा लो, पै है, पै में हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, इसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। यहाँ पर आप इसमें देखोगे द, द में क्या करते हैं, जो ये 1/4 पाई है इसमें क्या करते हैं, द को हम हलंत के साथ ऐसे दिखाते हैं। कै का मैं और गुंडी वाले का मैंने आपको बता ही दिया ये, ठीक है। आगे देखिए, जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उन्हें जब दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तब उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। ये जिनमें 1/4 पाई होती है, ड, ढ, छ, इस तरह के जो होते हैं आपको दे रखे हैं ये, इनमें क्या करते हैं, हम इनको स्वर रहित बनाने के लिए इनके नीचे हलंत लगा देते हैं। थर्ड देखिए बेटा, जिन व्यंजनों के मध्य में पाई होती है, मध्य में पाई का मतलब यही होता है, ये बीच में खड़ी पाई है ना बेटा, इसमें मध्य में पाई, मध्य में पाई होती है, उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त करते समय पाई के आगे लगे हिस्से को आधा काट देते हैं। जैसे कै, मैंने अभी आपको बताया कै ऐसे ही फै होता है, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है धक्का, दफ्तर, ये व्यंजनों के साथ संयुक्त होते समय रे की स्थिति अलग प्रकार की होती है। अभी आप ये देखिए बेटा, एक हमारा रे वर्ण ऐसा है जिन पर ये तीनों नियम लागू नहीं होते, खड़ी पाई और 1/4 पाई और गुंडी, ये तीनों चीज हमारे रे में नहीं पाई जाती ना। तो रे को स्वर रहित बनाने के लिए उसके जो 3 रूप होते हैं हमारे, रे के 3 रूप कौन से होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक ये होता है, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, रे के रूप होते हैं। रे, मैंने आपको इधर ये दिखाया है, रे 3 कहा जाता है, रेफ और पदेन, ठीक है। अभी देखिए रे के आपको आवाज आएगी, अभी मैं इसकी रीडिंग लगा रही हूँ। व्यंजनों के साथ संयुक्त होते समय रे की स्थिति अलग प्रकार की होती है। यदि रे स्वर रहित यानी कि पहले हो और बाद में कोई अन्य स्वर सहित व्यंजन हो तो रे व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, इसे रेफ कहते हैं।
रेफ का मतलब ये जो ऊपर है, ये रेफ, ये दोनों पदेन है। आप रेफ, रेफ और पदेन। हाँ जी बेटा, आदेश क्या हुआ? बेटा ये कई बच्चे ना बीच में आपका स्पीकर ऑन कर लेते हैं तो मेरी आवाज डबल डबल रिपीट होती है। तो सभी बच्चे एक तो अपनी ईयरफोन यूज करिए। अभी सही आ रही है आवाज? चलो कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क इशू होगा। आदेश, हनी की कोई आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे पास। ओके, अभी देखिए बेटा, ये रेफ और पदेन होते हैं। ये रै के, ये रेफ और इन दोनों को पदेन बोलते हैं। रेफ मतलब जो सिर के ऊपर लगते हैं, पदेन का मतलब जो पैरों में लगते हैं। ठीक है, जैसे कर्म, शीर्षक, यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो यह रेफ मात्रा के ऊपर, जैसे बर्मा, पार्टी, इस तरह से। जब रै के साथ कोई स्वर रहित व्यंजन संयुक्त होता है तब रै चार प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो कितने प्रकार बता रखे हैं रै के, ये बेटा जो रै के रूप दे रखे हैं ये आप जानते हो, जो इसमें लिखा हुआ है ना वो आपको कंफ्यूज कर देगा। अब आप सिर्फ ये देखिए, मैं रै के बारे में आपको इतना बताना चाहूंगी कि जो हमारा रै होता है, जैसे कर्म शब्द है, कर्म, जो हमारा जो सिर के ऊपर जो रै होता है वो हमारा होता है स्वर रहित। सभी ध्यान देंगे, स्वर रहित, इसमें ए नहीं होता है। और जो हमारा इस तरह से क्रम लिखा होता है, ये जो हमारा रै होता है इसमें ए प्लस होता है। ठीक है, सभी को समझ आ गया? आ गया बेटा, सभी को समझिए। प्रिया, आवाज आ रही है प्रिया? अभी देखिए, मैं इन दोनों का आपको वर्ण विच्छेद करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कै जमा ए, ये कै का वर्ण विच्छेद हो गया। इसके बाद इस रै की आवाज यहाँ पर आती है तो हम प्लस में रै करेंगे, और इस रै में हम ए को प्लस नहीं करेंगे। उसके बाद मैं और ए। ठीक है, ये इसका है, इसका वर्ण विच्छेद है। इसका हम करेंगे कै, यहाँ पर जिसके अंदर रै लगा होता है, कै के अंदर रै लगा हुआ है ना, तो कै हमारा आधा है और रै पूरा है। कै के बाद में हम ए प्लस नहीं करेंगे, रै के बाद करेंगे हम, ऐसे। अब ये जो क्रय लिखा हुआ है, आप क्रय सिर्फ आप मैं को छोड़ दो, क्रय का उच्चारण करके देखिए। क्रय, कै के बाद में ए की आवाज नहीं आती है, रै के बाद में आती है। तो हमारा जो ये रै है ये स्वर सहित है, और ये वाला जो रै है हमारा वो स्वर रहित है। रहित मतलब बिना, और सहित मतलब साथ में। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये मैं और ए। ठीक है, ये रै से संबंधित आप ये दो बातें याद रखोगे। ठीक है, और एक जो और रै होता है ये वाला, ये भी इसी तरह से होता है, जिसमें ये लगा होता है। जैसे हमारा ट्रे लगा होता है तो ट्रे में क्या हो जाएगा, टे आधा, रै और ए। ठीक है, क्लियर हो गए तीनों रै? हाँ जी, पदेन है वो स्वर सहित है। हाँ जी, रेफ स्वर रहित और पदेन स्वर सहित। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब इसमें और गलतियां किस किस तरह से होती है, इसमें दे रखा है सबसे पहले अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। जब हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करते हैं
तो हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले होता है पद क्रम। ये देखिए, पहला आता है पद क्रम। पद क्रम मैंने आपको ये बताया था, पद क्या होते हैं रितेश? रितेश, शाबाश, वेरी गुड। आदेश, आदेश, पद बताइए बेटा क्या होते हैं पद? आदेश, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, अभी भी नहीं आ रही। लक्षिता है क्लास में? लक्षिता, हाँ बेटा आदेश, आप माइक ऑफ करो। लक्षिता बताइए क्या होते हैं पद? अदिति, अदिति, अभी मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगी। अदिति, अदिति आपकी आवाज भी नहीं आ रही, क्या हो रहा है? कई बच्चों की आवाज आ रही है, कई की नहीं आ रही। नहीं, हाँ, अदिति आप बोलो। नहीं आ रही है आपकी आवाज? मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? बेटा आवाज आ रही है बताइए। इतनी तेज है आवाज, क्या बिल्कुल स्लो आवाज? प्रिया, प्रिया आप बताइए आवाज आ रही है? सारे अन्नी, फुल है मेरी आवाज फोन की। अभी आ रही है प्रिया आवाज? चलिए, बेटा आपके पास नेटवर्क इशू होगा या तो बताइए, इसकी वजह क्या है? या तो नेटवर्क आपका छूट जाता हो। इधर, वेट,
अभी सभी बच्चे माइक करिए। आदेश माइक ऑफ करो, आप थोड़ी देर वेट करो। ये रितेश जो पूछ रहा था पंचमाक्षर, पंचमाक्षर वाला क्या होता है बेटा? जो हमारी वर्ग के, जो हमारे वर्ग थे ना, हमारे कै वर्ग च वर्ग जो हमने पढ़े थे। रितेश आवाज आ रही है? वर्ग पढ़े थे, कै वर्ग च वर्ग। उसमें जो पांचवा वर्ण जो होता है, ड़े अणे ने में, ये जो थे हमारे, इनको हम अनुस्वार के रूप में पढ़ते हैं। वही हमारा पंचमाक्षर होता है। ठीक है, उनको हम अनुस्वार के रूप में बोलते हैं जब हम अनु उनको पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लिखते हैं संघा। ठीक है, अगर हम इसको रियल रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे अभी लिखा होता है ऐसे ही गंगा। तो हम इसको पूरे रूप में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा पंचमाक्षर। ठीक है, अभी मैं यहाँ अभी मैं आपको यहाँ पर ये बता रही थी। तो पदक्रम होता है, पदक्रम मैंने आपको बताया था, पद होते हैं शब्द। अब कोई भी वाक्य हो, मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, किताब लेकर किताब लेकर जाना। अभी मैंने एक किताब लेकर जानी है मुझे। अब इसमें जो हमारे पद हैं उनका क्रम ठीक नहीं है, इसे ही हम कहते हैं पद क्रम संबंधी अशुद्धि। ठीक है, जब हम इन पदों का क्रम ठीक कर देंगे तो हम उस वाक्य को ठीक से समझ पाएंगे और उसका अर्थ भी हमें पता लग जाएगा। अब इसका ठीक सेंटेंस क्या बनेगा बताइए? हाँ जी, मुझे किताब लेकर जानी। ठीक, ये इसका हो जाएगा, यानी कि हम पदों को जब सही क्रम में लगाते हैं तो बोलते हैं। बेटा एक दो बच्चे को जब, अभी सुनेंगे सभी बच्चे, जब एक दो बच्चों को गलत दिख रहा है या एक दो बच्चों को आवाज नहीं आ रही, तो इसका मीन्स ये होता है कि आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो जब और बच्चे नहीं बोले, अगर आपको बहुत देर हो जाए, आपको जब बहुत सारी देर हो जाती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तभी बोला करो। एक दो सेकंड के लिए अगर हो रहा है तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है आपकी। ठीक है, अभी ये आपको समझ में आ गया कि पदक्रम संबंधी अशुद्धि कौन सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। दूसरा आता है अन्विति। अन्विति में क्या होता है बेटा? जो हमारे संज्ञा सर्वनाम कारक वगैरह जो भी हमारे शब्द होते हैं, संज्ञा शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो वो अगर सही से हम करते हैं तो उसी का, जैसे कि अभी मैं बोलूं रमेश की माता जी।
अब यहाँ पर की जगह अगर मैं को करूं, हम इसे कहते हैं अन्वती अशुद्धि, यानी कि कारक संबंधी अशुद्धि को हम बोलते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जब हम कारकों का प्रयोग गलत करते हैं तो वही होती है अन्वती। ठीक है, पलक, पायल। अब अभी देखिए ये अन्वती जो दे रखा है इसकी एक बार मैं रीडिंग लगा रही हूँ, पहले आप इसको सुनिए फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए अन्वती, अन्वती का मतलब है वाक्य में प्रयुक्त पदों को लिंग वचन कारक आदि के अनुसार रखना। जो हमारे पद होते हैं उनको लिंग वचन कारक के अनुसार रखना, ये क्या होती है अन्वती। वाक्य संरचना में अन्वती का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंदी में अन्वती के कुछ महत्वपूर्ण नियम लिखित है। कर्ता के साथ क्रिया की अन्वति, यानी कि जो कर्ता और क्रिया होती है इसमें क्या होता है बेटा, अन्वति का मतलब है जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारे अविकारी और विकारी जो शब्द होते हैं उनका सही से वाक्य में प्रयोग। यानी कि सबसे पहला है कर्ता और क्रिया का, कर्ता प्लस क्रिया। अब क्या होता है अगर हमारा कर्ता पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। ये होती है कर्ता और क्रिया की अन्वति। यानी कि अन्वति का एक मतलब हो गया मेल, कि किस तरह से कर्ता और क्रिया का मेल करते हैं हम, सर्वनाम और क्रिया का करते हैं, विशेषण और क्रिया का करते हैं। यही होती है कि उनको किस शब्द का किस के साथ हम मेल कर रहे हैं उसी के अनुसार उनकी क्रिया निर्धारित होती है। यही होती है बेटा अन्वति। ठीक है, इसकी वर्ग में पूछ रहे हो, वर्ग चवर्ग में किसमें होता है, जो क वर्ग में लास्ट वाला था ड, च वाले में था अणे। ठीक है, च छ छ ज झणे, ट ठ ड ढ अणे, ट वाले में अणे। ये वाला है बेटा, ये छ छ ज ज ये होता है, ये और ये अणे। ठीक है, थ थ द द न, पे वाले में मैं। ये देखो आप इनका पूछते हो, ये 1 2 और 3 इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डे, ये, अणे, ये है इनका। ठीक है, वो, वो न के रूप में, जैसे गंगा, गंगा, इन तीन इनकी पांचों की ही हमारा जो अनुस्वार बनेगा वो न की साउंड देता है। ठीक है, अभी जो आपके ये दे रखे हैं अनवंती, ठीक है, ये यहाँ से हम कल दोबारा से पढ़ेंगे। अभी आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, सभी बच्चे लीव करेंगे क्लास को। कल हो सकता है ये अनुमति करवा के मैं आपकी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज भी करवा दूं, तो सभी बच्चे अपनी पेंसिल रबड़ और अपनी बुक लेके बैठेंगे। ठीक है, बाय। बेटा हरीश है तो क्लास में एक बार सामने आना अपना कैमरा ऑन करके। हरीश, 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 खरखड़ी विलेज से बेटा हरीश। हनी,
क्या कह रहे थे? कौन बातें कर रहा था? हनी? किससे? उनकी डिसेबल, मैंने चैट डिसेबल कर रखी है, कैसे चैट कर रहे हैं वो? है बेटा? ये क्लास, ना ये कौन, किसके साथ कर रहा था? हरीश? अच्छा, ये निशांत बच्चा है, निशांत? भी क्लास ली आप सभी? बाय बेटा। आदेश, चलिए क्लास से। प्रिया, सोनिया, बाय बेटा, बाय। हाँ बोलो दीपिका। 2 बार क्वेश्चन? शॉर्ट और लॉन्ग कुछ भी नहीं है दीपिका, एक दिए हुए हैं पार्ट से क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, उसके आगे दिए हुए हैं 5, पार्ट से आगे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो टोटल 8 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। कोई शॉर्ट वेरी शॉर्ट नहीं है इसमें। ओके, क्लास लीव कीजिए। विवेक, क्लास लीव करो। विवेक तिहाड़ा, लक्ष्य, प्रिया, दीपिका। प्रिया, विवेक दोबारा क्यों क्लास ज्वाइन करी है? प्रिया।